गाजा में टूट रही इजरायली सेना, थकाऊ रणनीति से सैनिक परेशान, मानसिक तनाव से आत्महत्याएं, आईडीएफ के अंदर से फुटा विरोध और साथ में आपको बताएंगे गाजा में 3 ग्रुप से हमास, जिहाद और अल अक्सा ब्रिगेड्स का इजरायली फौज पर अलग अलग इलाकों में हमला। किसी ने उड़ाया टैंक तो किसी ने उड़ाया आईडीएफ का कंट्रोल कमान। और इसी के साथ आपको बताएंगे नेतन्याहू का ईरान को लेकर फिर बड़ा बयान, खामेनी के शासन को बताया खतरा, फिर हमले की धमकी। और इसी के साथ आपको बेहद चौंकाने वाली खबर बताएंगे, अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया से की पूछताछ, चीन से जंग की तैयारी। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा में लड़ रहा एक और इजरायली सैनिक ने खुलकर बोला है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार जो थकाने वाली रणनीति अपना रही है, वो अब सैनिकों को बुरी तरह तोड़ रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना के अंदर टूटने की कगार आ चुकी है। इस सैनिक का नाम है डान ओरोन। इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत से बात करते हुए उसने कहा कि गाजा में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो सीधे सीधे सैनिकों को थका रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसने ये भी नाराज़गी जताई कि हज़ारों हरेदी यानी यहूदी धार्मिक लोगों को सेना से छूट मिल गई है, जिससे धर्मनिरपेक्ष जवानों पर पूरा बोझ आ गया है। दोस्तों, हरेदी समुदाय की बात करें तो ये लोग कहते हैं कि इनका काम है सिर्फ तोरा यानी धार्मिक किताब की पढ़ाई करना, और यही पढ़ाई इजराइल और उसके सैनिकों की हिफाजत करती है। इसलिए ये लोग सेना में जाना नहीं चाहते। इनका मानना है कि अगर ये लोग आम समाज में घुल मिल गए तो इनकी धार्मिक पहचान और संस्कृति खत्म हो जाएगी। वैसे 25 जून 2024 को इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने हरेदी लोगों के लिए सेना में जाना जरूरी कर दिया था और कहा था कि अगर कोई धार्मिक संस्था अपने छात्रों को सेना में नहीं भेजेगी तो उसे सरकारी फंडिंग नहीं दी जाएगी। लेकिन हरेदी समुदाय इस फैसले को नहीं मान रहा। इनके बड़े बड़े रब्बी यानी धार्मिक गुरु साफ कह रहे हैं कि भर्ती के आदेशों को फाड़ दो और सेना में मत जाओ। ये समुदाय इजराइल की करीब 1 करोड़ की आबादी में 13% है। इधर एक इटालियन रिपोर्ट में इजरायली सैनिकों की मानसिक हालत को लेकर बड़ी बात कही गई है। जो सैनिक गाजा और लेबनान में लड़ चुके हैं वो अब मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। तनाव इतना ज़्यादा है कि आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। इजरायली अखबार हारेतिज़ ने मई 2025 में रिपोर्ट दी थी कि अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 तक कुल 42 सैनिकों ने सुसाइड कर ली। इतना ही नहीं, इजरायली सेना अब सैनिकों की कमी की वजह से उन लोगों को भी फिर से बुला रही है जो पहले मानसिक बीमारियों की वजह से हटाए गए थे या जो अब भी इलाज करवा रहे हैं। वहीं इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत के मुताबिक आज यानी 13 जुलाई संडे को गाजा के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में 3 अलग अलग झड़पों के दौरान 5 इजरायली सैनिक घायल हो गए। वहीं खान यूनिस में एक नई सुरक्षा घटना की खबर है, जहां से घायलों को एयरलिफ्ट करके निकाला गया। हमास के सैन्य विंग कस्साम ब्रिगेड ने आज टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दी कि उनके लड़ाकों ने गाजा शहर के पूर्वी इलाके तूफा में स्थित इजरायली कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मोर्टार शेल्स से हमला किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके एक स्नाइपर ने खान यूनिस के पूर्वी इलाके अबसान अल कबीर में एक इजरायली सैनिक को निशाना बनाकर मार गिराया। वहीं सराया अल कुदस यानी इस्लामिक जिहाद के सैन्य ब्रिगेड ने आज सुबह गाजा शहर के तूफा इलाके में घुसी इजरायली मरकबा टैंक को एक पहले से बिछाई गई एंटी आर्मर मैन्स से तबाह कर दिया। एक और बयान में उन्होंने दावा किया कि 4 जुलाई 2025 को जैतून इलाके में एक और टैंक को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। इसके अलावा किसुफिम सप्लाई रोड जो कि खान यूनिस के उत्तर पूर्व में है, वहां भी एक और इजरायली आर्मी वाहन को पहले से लगाए गए आईईडी से उड़ा दिया गया। इसी तरह शेख नासिर इलाका पूर्वी खान यूनिस वहां भी बैरल बम से एक और इजरायली गाड़ी को तबाह कर दिया गया। और तूफा के पास जबल अल सौरानी में जहां इजरायली सेना बड़ी संख्या में मौजूद थी, मोर्टार से सीधा हमला किया गया। वहीं शहीद अल अक्सा ब्रिगेड्स ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने इजरायली सैनिकों के एक बड़े ग्रुप पर भारी मोर्टार शेलिंग की और इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। साथ ही इन ब्रिगेड्स ने दावा किया कि उन्होंने खान यूनिस के आसमान में इजरायल के एक ड्रोन को भी जब्त कर लिया जो जासूसी मिशन पर थी। गाजा के अलग अलग इलाकों में हुई ये कार्रवाई इशारा करती है कि हमास, इस्लामिक जिहाद और
अल अक्सा ब्रिगेड्स एक बार फिर मिलकर इजरायल को चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी शासन इस वक्त बड़ी मुसीबत में है, खासकर 12 दिन के हालिया जंग के बाद। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान को हर हाल में निगरानी में रखा जाएगा ताकि वो न्यूक्लियर हथियार ना बना सके। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में नेतन्याहू ने दावा किया कि इस बार की लड़ाई में इजरायल ने ईरान के कई बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया है, जितने पहले कभी नहीं मारे गए। उन्होंने इसे ईरान पर एक बड़ी जीत बताया और कहा कि इससे अब इजरायल को बहुत फायदा होगा। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक जब नेतन्याहू वाशिंगटन में ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि अगर ईरान फिर से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करता है तो इजरायल हमला करेगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया था कि वो अमेरिका की ओर से और बमबारी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने इजरायल की सैन्य योजना पर कोई रोक नहीं लगाई। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है, अमेरिका दोबारा कोई सैन्य हमला ना करे और बातचीत में ईरानी जनता के हितों का ख्याल रखा जाए। अरागची ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट और सैन्य क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बमबारी या हमले से नहीं खत्म किया जा सकता। ईरानी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए अरागची ने कहा कि ईरान अब भी यूएन की परमाणु एजेंसी IAEA से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन संसद द्वारा लगाए गए कुछ नियमों की वजह से कुछ साइट्स पर विजिट अब सुरक्षा से जुड़ी चीज बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री यानी पेंटागन इस वक्त जापान और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव डाल रही है कि अगर भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर जंग होती है तो वो दोनों देश क्या भूमिका निभाएंगे, ये साफ करें। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के पॉलिसी डिप्टी एल्ब्रिज कॉल्बी ने हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस अधिकारियों से मुलाकात में ये मुद्दा जोर देकर उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के इस सवाल से हैरान रह गए, क्योंकि खुद अमेरिका ने कभी साफ तौर पर यह वादा नहीं किया कि वो हर हाल में ताइवान की रक्षा करेगा। कॉल्बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डिफेंस डिपार्टमेंट इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति को लागू करने में जुटा है। इस नीति का मकसद है ताकत के जरिए शांति बनाए रखना और दुश्मनों को डराकर रोकना। इसके तहत अमेरिका अपने सहयोगी देशों से मांग कर रहा है कि वो अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करें और सामूहिक सुरक्षा के लिए और ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका और ताइवान के बीच कोई औपचारिक डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक रिश्ते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ताइवान को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है। दूसरी तरफ चीन लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। बीजिंग कई बार ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर चुका है। चीन साफ कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। एल्ब्रिज कॉल्बी, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में डिप्टी असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो पहले से ही ये मानते हैं कि अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट और यूरोप से ध्यान हटाकर सीधे सीधे चीन के साथ बढ़ती टक्कर पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।